हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और यह इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, अर्थात थर्ड वीडियो है। इसके तहत हम आगे 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 2 वीडियो को आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने 50-50 प्रश्नों को अर्थात कुल 100 एमसीक्यूज को हल किया है। और कोशिश यह रही है कि जो आईपीसी है, एक बेसिक लॉ है, कहीं पर भी आईपीसी से संबंधित जब सवाल पूछे जाते हैं तो ऑटोमेटिक लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आईपीसी है तो हम उसमें से 20 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम 17-18 तो कर ही लेंगे। लेकिन कई बार जो है वो इस प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, कई बार इस तरह से केस लॉ को उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वहां पर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश किया है कि सभी जो फैक्ट हैं वो हमारे वीडियो के अंतर्गत शामिल हो जाएं और कोई भी ऐसी बात न छूट जाए जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और हमारे वीडियो में न हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को पूरी सीरीज को कवर करेंगे। पूरी आईपीसी को धारा 1 से लेके पूरे अंत तक इसको हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के रूप में, और जहां आवश्यकता पड़ेगी हम वहां पर उसका विस्तार भी करते चलेंगे। तो आप हमारे चैनल विधिकारी को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड राज्य, इस तरह के जो भी राज्य हैं जहां पर न्यायिक सेवा की जो परीक्षा का सिलेबस है उससे संबंधित जो भी वीडियो हैं वो चैनल पर हमारे मिल जाएंगे। आप उनको जरूर देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। तो आइए हम इस थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं और यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार के जो एमसीक्यूज हैं वो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है वह एकांत परिरोध के संदर्भ में प्रावधान करती है। तो एकांत परिरोध के बारे में जो प्रावधान है वह आईपीसी की धारा 73 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत परिरोध की अधिकतम जो अवधि है वह कितनी होगी, अर्थात अधिकतम कितने समय तक के लिए एकांत जो परिरोध की जो सजा है वह दी जा सकती है। तो यह अधिकतम 3 महीने तक के लिए दिया जा सकता है। इसका भी जो प्रावधान है वो धारा 73 के अंतर्गत ही दिया गया है। अब देखते हैं कि 73 के अंतर्गत जो एकांत परिरोध दिया जाता है वह कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अनधिक हो, अर्थात अधिकतम 6 माह तक हो, तो ऐसी स्थिति में जो कारावास एकांत परिरोध होगा वह कितना होगा, तो 1 मास तक हो सकता है। और यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक हो, अर्थात अधिकतम 1 वर्ष तक हो, तो ऐसी स्थिति में जो एकांत परिरोध की अवधि होगी वो कितनी होगी, वह 2 महीने होगी। और यदि जो कारावास की अवधि है वह 1 वर्ष से अधिक कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में जो एकांत परिरोध होगा वह कितना होगा, तो वह 3 महीने तक का होगा। तो इस प्रकार से जो अधिकतम जो अवधि पूछी जाती है तो एकांत परिरोध की वो कितनी होती है, तो 3 मास तक। तो यहाँ पर परिरोध की बात आई है, तो परिरोध के संदर्भ में यहीं पर 2 धाराएं और देख लेना जरूरी है। 339 जिसमें सदोष अवरोध की बात की जाती है और 340 जिसमें सदोष परिरोध की बात की जाती है। तो हम इन धाराओं का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इसी के साथ इससे मिलते जुलते अगर शब्द से संबंधित अगर कोई धारा है, कोई प्रावधान है, तो आपको वो भी इसी के साथ याद हो जाए। इससे क्या होगा कि सेक्शन आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में प्रायश्चित का सिद्धांत समाहित है या समाया हुआ है। तो प्रायश्चित का सिद्धांत जो है धारा 73 और 74 में समाहित है। इसमें क्या होता है कि एक जो कैदी है उसको कुछ समय के लिए एकांत में जो है उसको रखा जाता है, ताकि वह अपनी जो गलतियां हैं, अपने जो कार्य हैं उनका पश्चाताप कर सके और इस प्रकार के जो अपराध हैं वो दोबारा करने के लिए न जो है वो अग्रसर हो। तो इसीलिए जो है ये इस सिद्धांत को इसमें शामिल किया गया है ताकि उसे कुछ समय के लिए अपने आप को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो यह सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो धारा 73 में और धारा 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड के निष्पादन में एकांत परिरोध की सीमा का जो निर्धारण है वह आईपीसी की किस धारा के तहत किया जाता है। तो धारा 73 के अंतर्गत तो यह बता दिया गया है कि जो एकांत परिरोध होगा वह किस प्रकार का होगा, अर्थात वहां पर यह बताया गया कि जो है अधिकतम 3 महीने तक का जो है ये एकांत परिरोध हो सकेगा। उसमें भी 3 प्रकार बताए गए कि यदि कारावास की अवधि 6 महीने तक है तो वहां उस 6 महीने में से उसको 1 महीने तक जो है अधिकतम एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अगर
1 वर्ष तक का कारावास है तो 2 माह तक, और 1 वर्ष से अधिक है तो उसको 3 माह तक जो है एकांत परिरोध में रखा जाएगा। लेकिन यह 1 माह, 2 माह और 3 माह का एकांत परिरोध है, वह किस प्रकार से दिया जाएगा, तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 74 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर जो है किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको एक बार में 14 दिन के लिए उसको रखा जाएगा। पूरा 1 महीने का है तो 1 महीने पूरा एक साथ ही नहीं बिताया जाएगा, बल्कि एक बार में 14 दिन उसको एकांत परिरोध में रखा जाएगा। फिर बीच में 14 दिन का गैप होगा, उसके बाद फिर 14 दिन उसको एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अलग-अलग करके उसको एकांत परिरोध में रखा जाएगा। लेकिन अगर 1 महीने तक का केवल एकांत परिरोध दिया गया है, अर्थात 6 महीने के दंड से दंडनीय है, वह कारावास को भुगत रहा है, और ऐसी स्थिति में उसको जो एकांत परिरोध होगा कितना होगा, 1 मास होगा। तो 1 मास के अगर उसको एकांत परिरोध दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 7-7 दिन करके उसको एकांत परिरोध में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसी प्रकार का जो अपराध है उसको दोबारा करता है, तो उसको जो है वर्धित दंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वर्धित दंड उसको कितना दिया जाएगा। तो इसके संदर्भ में प्रावधान तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में प्रावधान धारा 75 के अंतर्गत किया गया है। अब अध्याय 12 में क्या है, तो अध्याय 12 के अंतर्गत सिक्कों और स्टाम्प से संबंधित अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है, और अध्याय 17 के अंतर्गत संपत्ति के विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात इन दोनों ही मामलों में अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया है और उसको 3 वर्ष या उससे अधिक सजा का जो है सजा दिया गया है, तो बाद में वही जो अपराध है पश्चातवर्ती उसी प्रकार का वह अपराध फिर से करता है, अर्थात 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध वह फिर से करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है वहां पर वर्धित दंड अर्थात अधिक दंड से दंडित किया जाएगा। तो कितना दंड दिया जाएगा, तो उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से उसको दंडित किया जा सकेगा। तो यही जो प्रावधान है धारा 75 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम अध्याय 3 को समाप्त किए, अब अध्याय 4 को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वह प्रॉब्लम बेस्ड यहाँ पर बनाए जाते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको जो है हम जो प्रत्येक धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत जो भी प्रश्न हैं उनको हम आपको आपके समक्ष रखें, ताकि आप जो है उसको कॉन्फिडेंट हो जाएं और कोई भी जो गलती है वह न हो सके। तो इसमें साधारण अपवाद के बारे में प्रावधान किया गया है, और यह धारा 76 से लेके 106 तक जो है इसका विस्तार है। अब हम देखेंगे कि जो साधारण अपवाद है उसके अंतर्गत किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति का कार्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न यही बनाया जाता है। तो सामान्य अपवाद के अंतर्गत किसी व्यक्ति का अगर कोई कार्य आता है तो वहां पर उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। अब साधारण अपवाद ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें जो कार्य किया जाता है या अपराध किया जाता है वह आपराधिक मनःस्थिति के अभाव में किया जाता है, अर्थात ऐसी परिस्थिति होती है कि वहां पर व्यक्ति के अंतर्गत आपराधिक मनःस्थिति नहीं होती, जैसे भूल के अंतर्गत तथ्य की भूल खास करके, और दुर्घटना में, नशे में, किसी बच्चे के द्वारा या सद्भावना पूर्वक किसी व्यक्ति के फायदे के लिए। तो इस प्रकार से अगर कोई कार्य किया जा रहा है और उस कार्य से किसी व्यक्ति को क्षति हो जा रही है तो वह जो कार्य है वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वहां पर जो है आपराधिक मनःस्थिति नहीं होती है, आपराधिक आशय से वह कार्य नहीं किया जाता, इसीलिए जो है उस कार्य को माफ कर दिया जाता है। तो आईपीसी में ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वे परिस्थितियां हैं जिनमें अभियुक्त का आशय जो है आपराधिक नहीं होता है, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 76 से लेकर 95 तक दिया गया है। और दूसरा जो है ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें उसका जो कार्य है वह न्याय संगत होता है, इसलिए उसको माफ कर दिया जाता है, और इसके बारे में प्रावधान धारा 96 से लेकर 106 तक में दिया गया है। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं धारा 76 से आगे तक। तो इसमें पहला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में। तो कथन क्या है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसे करते समय चित्त विकृति के कारण
उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 84 के अंतर्गत दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति चित्त विकृति के कारण जो कार्य की प्रकृति है या उसका जो परिणाम है उसको जानने में असमर्थ है और उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वह कार्य अपराध नहीं होगा। दूसरा है कि तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो यह भी सही है। इसके बारे में प्रावधान धारा 76 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र है कि तथ्य के भूल क्षम्य है, अर्थात इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेट। तो इसका तात्पर्य क्या है या यह किस धारा से संबंधित है? तो तथ्य की भूल क्षम्य है और इसका जो प्रावधान है धारा 76 के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात यह जो सूक्त है यह धारा 76 से संबंधित है। इसी प्रकार से एक और सूत्र है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इग्नोरेंसिया लेजिस नेमिनम एक्सक्यूजेट। इसका तात्पर्य है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। इसके संदर्भ प्रावधान जो है धारा 79 में दिया गया है। विधि के समानुदेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक है एक शांत भीड़ पर गोली चलाता है जिससे स नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वह किस कार्य के लिए दोषी होगा या उसका क्या दायित्व होगा? तो यह जो प्रश्न है यह धारा 76 पर आधारित है और धारा 76 का जो दृष्टांत क है वह यही स्पष्ट करता है कि यहाँ पर जो सिपाही है वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि उसको धारा 76 का बचाव मिलता है। और धारा 76 में क्या बताया गया है कि विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य जो है अपराध नहीं है और वह व्यक्ति उस कार्य के लिए बाध्य नहीं होगा। तो यहाँ पर विधि के द्वारा वह आबद्ध है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात को माने। अगर नहीं मानता है तब भी वह एक प्रकार का अपराध करता है। तो उसका कर्तव्य, विधिक कर्तव्य क्या है? तो विधि ने उसको आबद्ध किया है कि वह अपने अधिकारी की बात को माने और उसका अधिकारी क्या कहता है कि वह इस भीड़ पर गोली चलाए। तो इसलिए यहाँ पर जो सैनिक है उसका कोई दायित्व नहीं होगा। नेक्स्ट है, न्यायालय का ऑफिसर क म को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय के द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह ही म है, यह को गिरफ्तार कर लेता है तो क को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत बचाव मिलेगा? तो यहाँ पर जो यह प्रश्न है यह धारा 76 का दृष्टांत जो ख है इससे संबंधित है और इसका जो बचाव है वह धारा 76 के अंतर्गत मिलेगा। और यहाँ पर जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है उसने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट है, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो जैसा अभी हमने पहले देखा कि इसका तात्पर्य है कि विधि की भूल जो है वह क्षम्य नहीं होती है, अर्थात कोई व्यक्ति इस बात का जो है बचाव नहीं ले सकता कि उसको किसी विधि की जानकारी नहीं थी और इसीलिए उसने विधि का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किसमें किस धारा के अंतर्गत कहा गया कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश के द्वारा न्यायिकतः कार्य करते हुए किया जाता है? तो धारा 77 जो है इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर न्यायाधीश के द्वारा अपने पद के निर्वहन के दौरान कोई कार्य किया जाता है तो ऐसा जो कार्य है वह अपराध नहीं है। इसी के साथ साथ धारा 78 को भी देखना है कि अगर न्यायालय के आदेश के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य भी आदेश जो है अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है, न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा? तो वह धारा 78 के तहत वह अपराध नहीं होगा। अब इसी में एक दृष्टांत के रूप में कई बार जो प्रश्न पूछा गया है कि एक जल्लाद है जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी भी कैदी को फांसी पर लटकाता है तो वह किस धारा के तहत जो है छूट प्राप्त करने का अधिकारी है? तो धारा 78 के तहत वह छूट प्राप्त होगा। वह भले किसी व्यक्ति की जान ले रहा है लेकिन वहां पर उसका कोई आपराधिक दायित्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, प एक पुलिस अधिकारी युक्त पूछताछ के पश्चात ख को जिसने कोई अपराध नहीं किया है गिरफ्तार कर लिया। तो इस मामले में जो प है पुलिस अधिकारी उसको क्या बचाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका दायित्व क्या होगा? तो उसको जो है आईपीसी की धारा 79 के तहत बचाव मिलेगा। अब 79 को देखते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध नहीं होगा। यहाँ पर विधि के द्वारा वह न्यायानुमत है और उसको जो है
जो किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गया है, लेकिन वह विश्वास करता है कि वह ख को ही गिरफ्तार करने आया है और ख को गिरफ्तार कर लेता है, तो वहाँ पर वह धारा 79 का बचाव प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है, एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझा और उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यहाँ शिक्षक ने आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसे धारा 79 का जो है अपराध बचाव मिलेगा। 79 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि विधि के द्वारा वह न्यायानुमत है, अर्थात विधि जो है उसके कार्य को न्यायसंगत घोषित करती है कि वह नकल विहीन परीक्षा कराए और जो बच्चे हैं उनके पास से नकल की चिट न जो है उपलब्ध हो और वह उनकी तलाशी ले। तो यहाँ पर वह सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह लड़की नहीं है बल्कि लड़का है और इसी से विश्वास से वह उसकी तलाशी लेता है, तो इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट है, एक्स कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति वाई उससे मारा जाता है। यहाँ पर यक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो एक्स का कार्य किस प्रकार का होगा? तो यहाँ पर एक्स का जो कार्य है वह अपराध नहीं होगा। इसमें से अपराध नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको धारा 80 का बचाव मिलेगा और 80 में यह बताया गया है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो कि सद्भावना पूर्वक जो है आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना जो है किया जाता है और वह जो कार्य है विधिपूर्ण साधनों के द्वारा विधिपूर्ण तरीके से उचित सतर्कता और सावधानी से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर यही कंडीशन दूसरी होती कि अगर वह ऐसी जगह पर कार्य कर रहा है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं या जहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, वहाँ पर वह कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है और वह सावधानी बरतता नहीं है और वो जो ऐसी स्थिति में जो कुल्हाड़ी का फल निकल करके किसी व्यक्ति को लग जाता है, उसको चोट लग जाती है या उसकी मृत्यु होती है, तब जो एक्स है उसका उत्तरदायित्व आपराधिक दायित्व होगा। अब हम धारा 80 को देखेंगे तो 80 के अनुसार एक कार्य जो है दुर्घटना या दुर्भाग्यपूर्वक हुआ है तो इसके कम माना जाएगा, अर्थात इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं तभी यह माना जाएगा कि जो कार्य है वह जो है एक्सीडेंट के रूप में हुआ है, न कि आशय के रूप में। तो इसमें पहली आवश्यक तथ्य है कि कार्य जो है एक दुर्घटना हो या दुर्भाग्यवश हुआ हो। दूसरा है कि कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। तीसरा है कि दुर्घटना जो है वैध साधनों के द्वारा वैध रीति से किया गया हो और उसका जो कार्य है वह विधिक कार्य हो। तीसरा यह है कि जो कार्य है वह उचित सतर्कता और सावधानी के साथ किया जाता है। अगर इसी कंडीशन में कार्य किया जा रहा है तो ऐसा जो कार्य है वह दुर्घटनावश माना जाएगा, वह अपराध नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंधेरी रात में और ब ये आपस में लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए ब की जो पत्नी है वहां पर बीच बचाव करने के लिए पहुंचती है। अ का जो मुक्का है वह बच्चे की कमर पर पड़ गया तथा बच्चे की मृत्यु हो गई। तो अ जो है वह किस प्रकार के अपराध का दोषी होगा? तो यहाँ पर अ जो है वह उपहत के लिए दोषी होगा। भले बच्चे की मृत्यु हुई है लेकिन वह एक्सीडेंट की कारण हुआ है, अर्थात दुर्घटनावश बच्चे को चोट लगी है और लेकिन अगर वही जो मारपीट थी वह डंडे से हुई होती तो ऐसी स्थिति में वह घोर उपहत के लिए उत्तरदायी होता। तो यह जो केस है प्रश्न है, इसी प्रकार का जो डिसीजन था वह जगेश्वर बनाम एम्परर के केस में दिया गया था। इसमें फैक्ट क्या था कि अभियुक्त जो है घूंसे से एक व्यक्ति को मार रहा था। उसी समय बाद वाले जो व्यक्ति है उसकी पत्नी ने अपने 2 माह के बच्चे को अपने कंधे पर लिए हुए वहां पर बीच बचाव किया। अभियुक्त ने उस औरत पर भी प्रहार किया, किंतु जो प्रहार है उस बच्चे के सिर पर लगा और बच्चे की जो है मृत्यु हो गई। तो इस मामले में यहाँ पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बच्चे को जो चोट लगी थी वह आकस्मिक रूप से लगी थी, क्योंकि अभियुक्त एक वैध कार्य और वैध रीति से नहीं कर रहा था, इसलिए वह धारा 80 के उपबंधों का लाभ नहीं उठा सकता है और वह जो है वहां पर उपहत्य के लिए दोषी होगा। 80 के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण केस हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं, जैसे साकिर खान बनाम क्राउन का केस है, टुंडा बनाम राज्य का केस है, आर बनाम स्विंडल और ओसवार्न का केस है और आर बनाम बाकर का केस है। तो ये इसमें से ये दोनों केस तो कई बार पूछे गए हैं, लेकिन ऊपर के ये दोनों केस हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अपवाद का अभिवाद करता है या 80 का बचाव लेना चाहता है तो ऐसी उपधारणा उसके विरुद्ध होती है तथा उस उपधारणा के खंडन का दायित्व जो है उस अभियुक्त पर होता है। ऐसा जो है निर्णय किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था? तो यह निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय ने
दिया था के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो केस था, इसी केस में ऐसा जो निर्णय है वह दिया गया था। अब हम के एम नानावती का केस देखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और यह आईपीसी की धारा 300 का जो पहला अपवाद है, जो प्रकोपन के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, तो उस पर भी आधारित है, लेकिन यह धारा 80 के अंतर्गत भी इसके निर्णय को शामिल किया जाता है। तो इसमें मामला क्या था कि इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि यदि कोई अभियुक्त आईपीसी के अंतर्गत साधारण अपवाद का जो है दावा करता है, तो वह उसके विरुद्ध जो है वहां पर न्यायालय के द्वारा उपधारणा की जाएगी और ऐसी उपधारणा को खंडित करने का दायित्व किसके ऊपर होगा? वह उसी अभियुक्त के ऊपर होता है। इसी के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसी के संदर्भ में। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि कोई अभियुक्त है वह आईपीसी के अंतर्गत साधारण अपवाद के अंतर्गत किसी अपवाद का दावा करता है, तो न्यायालय जो है वह उसके विरुद्ध उपधारणा करेगा। न्यायालय मानेगा कि वही जो है दोषी है, या ऐसा जैसे उदाहरण देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति है वह किसी व्यक्ति को उपहत्या कारित करता है या कोई अपराध करता है और यह दावा करता है कि वह आईपीसी के अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 84 के तहत जो है पागलपन का बचाव लेना चाह रहा है, कि अर्थात हमने जो कार्य है वह पागलपन के प्रभाव में किया है। तो न्यायालय यह मानेगा कि वह पागल नहीं था, बल्कि वह स्वस्थ माइंड का था। तो यहाँ पर न्यायालय उसको स्वस्थ माइंड का मानेगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति ऐसा दावा करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि उसका जो है माइंड उस समय अनसाउंड माइंड था, अर्थात चित्त विकृत माइंड था और उसके प्रभाव में वह कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत आईपीसी की किस धारा में समाहित है? तो आवश्यकता का जो सिद्धांत है आईपीसी की धारा 81 के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट है, एक स्थान पर आग लग गई। अ ने आग को फैलने से रोकने के लिए मानव जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए सद्भावना पूर्वक दूसरों का घर गिरा दिया। तो इस मामले में जो अ है उसका क्या दायित्व होगा? तो अ ने किसी अपराध का जो है कोई अपराध नहीं किया है, अर्थात वह किसी भी अपराध के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि उसने यह जो कार्य है वह अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों को खतरनाक अपहार से बचाने के लिए किया था। तो उसको जो है बचाव किस धारा के तहत? तो 81 के तहत उसको बचाव मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो कौन सा केस है आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और हर राज्य में यहाँ से जो प्रश्न है यह पूछा गया है। आर बनाम डडले एवं स्टीफन, यह किससे संबंधित है? तो आवश्यकता से सिद्धांत से संबंधित है। किस धारा से संबंधित है? तो 81 से। तो इस प्रकार से जो है घुमा फिरा के यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें मामला क्या था कि आर या क्वीन ये दो रूप में पूछ लिया जाता है बनाम डडले एवं स्टीफंस का केस। इसमें जज का नाम पूछा जाता है। तो जज का नाम जो है लॉर्ड कोलरिज था। एक महत्वपूर्ण इसमें कथन यह किया गया कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। तो आर बनाम डडले एवं स्टीफंस से 3-4 प्रकार के प्रश्न अकेले इसी केस से पूछे जाते हैं। जैसे पहला तो इसमें यह हो गया कि इसमें जज कौन था? तो लॉर्ड कोलरिज थे। किस धारा पर आधारित है? तो धारा 81 पर आधारित है। यह जो कथन है यह कथन पूछ लिया जाता है। और आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित केस कौन सा है? तो यह डडले बनाम स्टीफंस का है। और इसी के साथ साथ अब अन्य महत्वपूर्ण केस हैं ये भी पूछे जाते हैं। हालांकि अगर 10 बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो 10 में से 8 से 9 बार अकेले जो है यह डडले एवं स्टीफंस से पूछा जाता है, लेकिन कुछ मामले में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। हालांकि यही सब ऐसे केस हैं जो कि मेरिट को ऊपर नीचे करते हैं। आसान क्वेश्चन तो लगभग सभी के सही हो जाते हैं। तो रेनिजर बनाम फोगोसा का केस है और इसका संबंध जो है धारा 85 से भी है। इसके अलावा धनिया दाजी का केस है और विश्वंभर बनाम रूमल का केस है। तो यह 4 केस धारा 81 से संबंधित है और इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। यह सिद्धांत विधिक सूक्ति पर आधारित है। तो यह जो सिद्धांत है सबसे पहले धारा 82 के अंतर्गत समाहित है और जो सूक्ति है वह कौन सी है? तो डोली इन कैपेक्स, यही एक सिद्धांत है, इसी पर यह आधारित है कि अर्थात जो एक बच्चा है वह अपराध नहीं कर सकता है या अपराध करने में वह असमर्थ है। तो कौन व्यक्ति असमर्थ होता है? तो जो 7 वर्ष से कम का होता है उसे अपराध करने में असमर्थ मान लिया जाता है और यही जो प्रावधान है धारा 82 में किया गया है। और इसे ही एक और नाम से पूछ लिया जाता है प्रश्न कि नासमझ बुढ़िया का सिद्धांत,
यह आईपीसी की किस धारा में दिया गया है? तो यह धारा 82 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जाता है। तो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो धारा 82 के तहत वह कोई अपराध नहीं है। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारा एक चैनल है विधिकारी जीएस, इसके माध्यम से हम आपको जीएस के संबंध में, करंट अफेयर्स के संबंध में और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, कंटेंट हैं, उसको प्रोवाइड कराएंगे। इसी पर्पज से आपकी भी डिमांड रहती थी हमेशा कि हम ला के ही जो है एमसीक्यूज या वीडियोज आपको प्रोवाइड कराते हैं, जीएस के नहीं कराते। तो जीएस के लिए हमको विधिकारी चैनल पर वहाँ पर जो है वीडियो देना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए हमने इस चैनल को आपको उपलब्ध कराया है। इसके माध्यम से आप जुड़िए और जुड़ करके आप अपनी जीएस की और करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत कीजिए। जैसा कि आप हमारे साथ ला पढ़ते आए हैं और आपने हमारे ऊपर ला के संदर्भ में जो है विश्वास किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका यह विश्वास जो है बरकरार रहे और जीएस का भी एक बेहतरीन जो वीडियो है वो आपके समक्ष समय समय पर मिलता रहे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और जो है आप इसका लाभ ले सकें। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम माना जाता है। तो किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? तो पहले आप यही देख लीजिए, धारा 83 के तहत एक शिशु है उसको अपराध करने में सक्षम माना जाता है। और अक्षम या असमर्थ कब माना जाता है? तो धारा 82 के अंतर्गत। तो 83 के अंतर्गत किस प्रकार के शिशु को जो है अपराध करने में सक्षम माना जाता है? तो 7 वर्ष से अधिक का है लेकिन वह 12 वर्ष से कम आयु का है, तो यह माना जाएगा कि ऐसा जो शिशु है वह अपराध कर सकता है या अपराध करने में सक्षम है। लेकिन 82 में यह बताया गया है कि 7 वर्ष से कम का है तो वह अपराध करने में सक्षम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत चित्त विकृत व्यक्ति के कार्य को अपराध घोषित नहीं किया गया है? तो धारा 84 है। 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, इसे जानने में असमर्थ है और उस व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कार्य किया जा रहा है तो वह अपराध घोषित नहीं किया गया है, अर्थात वहां पर बचाव दिया जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा वाद जो है या केस उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण केस है आर मैग्नाटन का केस। यह जो है धारा 84 पर एक लीडिंग केस है और यह उन्मत्तता से संबंधित है या पागलपन से संबंधित है। अब धारा 84 पे बहुत सारे केस हैं, वो आपको कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि यह सिद्धांत किस केस में दिया गया, यह केस किससे संबंधित है। तो हमारा यही है यहाँ पर प्रयास है कि धारा 84 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण केस हैं उसके जितने महत्वपूर्ण डिसीजन थे हम उनको आपको एक स्थान पर उसको दे दें। तो पहला इसमें केस सबसे जो महत्वपूर्ण है वह मैकनाटन का केस है। इसमें जो है हाउस ऑफ लॉर्ड के 15 जजों की पीठ बैठी थी और यहाँ पर जो है पागलपन के निर्धारण के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और उसी सिद्धांत को मैकनाटन का नियम या मैकनाटन रूल के नाम से जाना जाता है। अब उसमें कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, आप उसको किताब से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें शामिल करते तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और आगे हम देखते हैं दूसरा जो केस है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर बनाम अर्नाल्ड का केस। तो इसके अनुसार एक व्यक्ति जो है दायित्व से मुक्ति की मांग कर सकता है यदि चित्त विकृति के कारण वह उचित और अनुचित में भेद करने में असमर्थ था और वह यह नहीं जानता था कि उसने कौन सा अपराध किया है। तो इसे ही वाइल्ड बीस्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह पूछा जाता है कि यह जो टेस्ट है यह किस केस में जो है प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो है प्रतिपादित किया गया था आपके आर बनाम अर्नाल्ड के केस में। अगली केस है लॉर्ड फेरर का केस। इस केस में जो आर बनाम अर्नाल्ड के मामले में निर्णय दिया गया था तो उसी निर्णय में जो है वाइल्ड बीस्ट टेस्ट का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उसे ही यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। किस केस में? तो लॉर्ड फेरर के केस में। तो लॉर्ड फेरर का केस और आर बनाम अर्नाल्ड का केस, इन दोनों को एक साथ देखना आवश्यक होगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, इसमें है फील्ड का केस, आर बनाम हेंस, बाउलर का केस। तो यह भी पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो चित्त विकृतता से या धारा 84 से। नेक्स्ट केस है डरहम बनाम संयुक्त राज्य। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जो कुछ सिद्धांत बताए गए थे उन्हें ही डरहम का नियम कहा जाता है। तो इसमें यह कहा गया कि साधारणतः
तथ्य कि एक व्यक्ति किसी मस्तिष्कीय रोग से प्रभावित है उसे किसी आपराधिक दोष से मुक्ति नहीं प्रदान करता या जो है वह उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। आपराधिक कार्य तथा जो रोग है उसके बीच में सीधा संबंध होना चाहिए और यह संबंध इस प्रकार का होना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि जो आपराधिक कार्य है वह नहीं किया गया होता यदि जो अभियुक्त है उस रोग से पीड़ित न रहा होता। तो आपको इन सभी जो केस हैं उनको आपको ध्यान में रखना है ताकि जो है कहीं से भी इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछा जाए तो आपके अंदर का जो है कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि आर बनाम आर्नाल्ड का है और मैकनाटन का केस है। ये इसमें जो है जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, डरहम का नियम है, तो इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। नेक्स्ट केस है एस तुबा चेतिया बनाम असम राज्य 1976 का केस है और हरि सिंह गौड़ बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस है। सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य का केस है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है सुरेंद्र मिश्रा का, क्योंकि इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पागलपन का तर्क देता है या बचाव लेता है तो उसको यह साबित करना होगा कि साबित करने का जो भार है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, भार उस व्यक्ति पर होता है तथा उसे मेडिकल पागलपन नहीं बल्कि विधिक पागलपन सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कई बार कि किस केस में यह निर्णय दिया गया कि किसी व्यक्ति को विधिक पागलपन साबित करना होगा न कि चिकित्सकीय पागलपन। तो यह केस है सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य। अब आगे हम जो प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न में भी वही सब जो केस हैं उसको हम शामिल करेंगे ताकि आपको एमसीक्यूज के माध्यम से भी वो चीजें याद हो जाएं। तो इसमें वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जो है यह किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो आर बनाम अर्नाल्ड के केस में, और यह किससे संबंधित है, तो यह पागलपन के निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट है शब्दावली विकृत चित्तता को क्या आईपीसी में परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है। तो इसको जो है भारतीय दंड संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है विकृत चित्तता को, बल्कि इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 84 के अंतर्गत किया गया है और उसमें केवल इतनी बात बताई गई है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उसके कार्य की प्रकृति को और उसके परिणाम को जानने में असमर्थ था। नेक्स्ट है चित्त विकृति भारतीय दंड संहिता में कहीं परिभाषित नहीं की गई है और इसे मुख्यतः पागलपन के समानांतर माना जाता है। तो आईपीसी की धारा 84 के अंतर्गत किसी कार्य के दायित्व से छूट मांगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन साबित करना होगा न कि चिकित्सीय जो है पागलपन। तो यह निर्णय किस केस में दिया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य के केस में यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है उन्मत्तता क्या है। तो उन्मत्तता जो होता है वह किसी कार्य की प्रकृति को समझने में अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है तो उसको माना जाता है कि वह व्यक्ति उन्मत्त है। नेक्स्ट है एक विक्षिप्त व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या होती है, दुराशय नहीं होती और दुराशय के बिना अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वो क्या है, अपराध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नाटन के नियम के अनुसार विधिक जो पागलपन है वह चिकित्सकीय पागलपन से भिन्न है, तो इसका जो संबंध है वह किससे है। क्योंकि मैग्नाटन का नियम जो है वह धारा 84 पर एक बहुत ही लीडिंग केस है और इसके अंतर्गत जो है पागलपन का या विकृत चित्तता का निर्धारण किससे किया जाएगा, इसके संदर्भ में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया था और आपको इस केस को जरूर जानना चाहिए, इसके नियमों को जानना चाहिए, क्योंकि मेंस में यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं और अगर धारा 84 पे सवाल बनता है तो अगर आपने वहां पर मैग्नाटन के का जिक्र नहीं किया या इसके नियमों का वहां पर उल्लेख नहीं किया तो वह जो प्रश्न है वह पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए आपको इसके जो भी नियम बताए गए हैं उसमें 3-4 जो पॉइंट हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा, उसे आपको कहीं लिख के उसको याद करना होगा। तो हम देखते हैं कि इस नियम के अनुसार विधिक पागलपन जो है वह चिकित्सकीय पागलपन से भिन्न है और इसका जो संबंध होता है वह बोध शक्ति का पूरी तरह से लोप होता है। व्यक्ति यह नहीं जानता है कि वह क्या क्या कार्य कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो मत्तता के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 85 में और धारा 86 के अंतर्गत यहाँ पर दो जगहों पर मत्तता या नशे से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो धारा 85 में अनैच्छिक मत्तता, इसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है वह मादक पदार्थ
या जो है नशे का कोई पदार्थ है वह दे दिया जाता है और उस पदार्थ के सेवन से ऐसा व्यक्ति जो है नशे में आ जाता है और अपना जो कार्य है उसकी प्रकृति को नहीं समझ पाता और इस तरह के वह कार्य कर देता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसी स्थिति में इसको इसी प्रकार का बचाव मिलेगा मानो वह धारा 84 के तहत एक पागल व्यक्ति हो। लेकिन अगर 86 को देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक जो है नशीला पदार्थ का सेवन करता है या स्वेच्छापूर्वक जो है नशा करता है और नशा करने के बाद वह अपराध को करता है, तो वहां पर उसे यह नहीं माना जाएगा कि वह अपनी जो है होश हवास के साथ वह ऐसा कार्य नहीं किया है, बल्कि यह माना जाएगा कि उसने अपना जो कार्य है वह अपराध है उसने पूरे होशो हवास में किया है। तो यहाँ पर अनैच्छिक मत्तता पूछा है तो अनैच्छिक मत्तता के बारे में प्रावधान धारा 85 के अंतर्गत दिया गया है। अब इस पे जो है एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड। तो यह केस जो है मत्तता से संबंधित है और धारा 85 के अंतर्गत यह आता है और इसे शार्ट में भी पूछ लिया जाता है डीपीपी बनाम बीएड का केस। तो यही केस है और किससे संबंधित है तो धारा 85 से संबंधित है, क्योंकि 85 और 86 दोनों ही मत्तता या नशे से संबंधित हैं। तो आपको यहाँ पर धारा 85 के अंतर्गत मत्तता को है लगाना होगा। लेकिन अगर केवल मत्तता विकल्प में दिया हुआ है तो आपको वही पर लगाना होगा। इस केस में क्या निर्णय दिया गया तो इसको भी देखना है कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड का जो केस है 1920 का केस है। इसमें जो है कुछ नियम प्रतिपादित किया गया था। इसमें पहला था कि यदि अभियुक्त नशे में इस कदर चूर था कि आवश्यक आशय सृजित करने में असमर्थ था तो वह किए गए अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि विधि जो है वह चित्त विकृतता के कारण पर ध्यान नहीं देती है। तो अगर यह पूछा जाए कि यह निर्णय किस केस में दिया गया था तो यह निर्णय जो है यह डीपीपी बनाम बीएड के केस में दिया गया था। अब धारा 85 पे दो केस और इंपॉर्टेंट हैं, आर बनाम ग्रिंडले का और रेनिजर बनाम फोगोसा का केस। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मद्यपान से संबंधित है। तो जैसा अभी हमने देखा कि इच्छा के विरुद्ध जो मद्यपान है अर्थात जो व्यक्ति है उसको जबरदस्ती मद्यपान करा दिया जाता है और तो वह उसका जो कार्य है वो धारा 85 के अंतर्गत बचाव जो है प्राप्त करेगा। लेकिन स्वैच्छिक मद्यपान अर्थात वह स्वेच्छापूर्वक मदिरा का सेवन करता है और उसके बाद कोई अपराध करता है तो वह जो है धारा 86 के अंतर्गत आएगा और उसको वहां पर बचाव नहीं मिलेगा। अब इससे संबंधित कुछ केस हैं धारा 86 पे। यह इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का और यह भी अगर मेंस में पूछा जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम बना के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसको लिखना आवश्यक होगा। आर बनाम मीड का केस है, ए जी फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड बनाम गल्लाधर का केस है, आर बनाम लिपमैन का है, गौतम भिला अहिरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, सारथी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो ये ऐसे केस हैं जिन्हें आपको कई प्रकार से पूछा जा सकता है, खास करके यह मिलान करने के लिए ही दिया जाता है। लेकिन कई बार डायरेक्ट केस पूछा जाता है कि यह जो केस है वह किस विषय पर महत्वपूर्ण वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं सहमति से संबंधित है। तो सहमति से संबंधित जो धाराएं हैं उनको अगर आप देखेंगे तो धारा 87 है, यह सहमति के अंतर्गत आता है। इसमें क्या बताया गया है कि सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति का आशय न हो और उसकी संभावना का भी ज्ञान न हो, और ऐसी सहमति किसने दी है तो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा ऐसी सहमति दिया जाता है। तो यहाँ पर सहमति से संबंधित धारा 88 है, 87 है और धारा 88 है और इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से सद्भाव पूर्वक कार्य किया जाता है और उससे मृत्यु करने का आशय नहीं है, तो यह भी सहमति से संबंधित है। धारा 89 को देखेंगे तो यह भी सहमति से संबंधित है। इसमें संरक्षक के द्वारा या उसकी सहमति से शिशु व्यक्ति के लिए या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए अगर सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर सहमति का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर धारा 87, 88 और 89 ये तीनों ही धाराएं सहमति से संबंधित हैं। अब धारा 89 है और धारा 90 है, ये दो धाराएं ऐसी हैं जिसमें जो सहमति दाता की आयु कितनी होनी चाहिए तो वह 12 वर्ष तक की आयु होगी या 12 वर्ष से अधिक होगी। लेकिन 87 को देखेंगे तो इसमें सहमति देने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी तो वह 18 वर्ष तक की होनी चाहिए। नेक्स्ट है गलत उत्तर बताइए। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अधीन मृत्यु तथा घोर उपहत के अतिरिक्त
अन्य कोई क्षति भले ही आशय युक्त रही हो अथवा उसके कारित किए जाने की संभावना का ज्ञान कर्ता को रहा हो, वह अपराध नहीं होगा। जबकि जो सहमति देने वाला व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो धारा 87 के संदर्भ में पूछा गया है। तो जबकि सहमति देने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है। यही जो प्रावधान है धारा 87 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसमें एक उदाहरण भी देखते हैं कि एक शल्य चिकित्सक है अर्थात सर्जन है और एक रोगी के जीवन की रक्षा करने के लिए वो इसका एक अंग काट लेता है, लेकिन उसकी जो 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है उसकी सहमति से। तो यहाँ भले ही उसका आशय यह है कि हम इसका अंग काट देंगे, लेकिन उसका आशय यह नहीं है कि हम इससे उसकी घोर उपहत्या कारित करेंगे या उससे उसकी मृत्यु कारित करेंगे, बल्कि वह क्या करता है उसके जीवन बचाने के लिए उसका जो अंग है वह काटता है। तो वह जो है धारा 87 के अंतर्गत कोई जो अपराध है वह नहीं करता है। दूसरा है कि फुटबॉल मैच में एक खिलाड़ी को क्षति होती है, तो वहां पर भी वह जो क्षति है उसके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी जो क्षति है वह सहमति से कारित हुई है और उससे मृत्यु या घोर उपहत्या करने के आशय से नहीं कारित की गई है और न ही उसकी संभावना का ज्ञान है। तीसरा है कि संविदा के अधीन विधि सम्मत कार्य करते समय अगर क्षति होती है तो उसका भी बचाव धारा 87 के अंतर्गत मिलता है। अब धारा 87 में कुछ सिद्धांत निहित है, तो इसमें देखते हैं। तो 87 में यह निहित है कि सहमति कभी भी मृत्यु तथा गंभीर चोट को न्यायोचित नहीं ठहराती है। इसके अंतर्गत मृत्यु तथा गंभीर चोट के अतिरिक्त कोई अन्य क्षति भले ही आशयित रही हो अर्थात आशय के साथ की गई हो या उसके किए जाने की संभावना का ज्ञान कर्ता को रहा हो, तब भी वह निम्नलिखित परिस्थितियों में अपराध नहीं होती। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि कार्य जो है मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया गया है, घोर उपहत्या कारित करने के आशय से नहीं किया गया है और कर्ता को यह ज्ञान नहीं है कि उससे मृत्यु या घोर उपहत्या होने की संभावना है और क्षति जो है किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से कारित की गई है और सहमति देने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है, तो वह 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो ऐसी सहमति है वह स्पष्ट भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। तो धारा 87 के संदर्भ में इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक एक बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह जो चैप्टर है अध्याय 4 जो है, यहाँ से आपको मैक्सिमम जो प्रश्न होंगे वह प्रॉब्लम बेस्ड पूछे जाते हैं और वहीं पर एक एक फैक्ट को अगर आपको ध्यान में नहीं रखेंगे तो वहाँ पर गलती की संभावना बढ़ जाती है और यहाँ बारीकी से ही उत्तर देना, क्योंकि आईपीसी अगर ईजी मानी जाती है तो सबके लिए ईजी है और इसमें यही बारीक बारीक जो बातें हैं उन्हीं को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत समाहित है? अर्थात सहमति से कारित क्षति वह क्षति नहीं होती है। यह जो सिद्धांत है आईपीसी की धारा 87 के अंतर्गत दिया गया है और इसी में यह बताया गया है कि सहमति से किया गया कार्य जो है अपराध नहीं है अगर सहमति देने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक आयु की है और ऐसी जो कार्य है वह मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने के आशय से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, आईपीसी के अंतर्गत सहमति का बचाव निम्न में से किसमें उपलब्ध नहीं है? तो मृत्यु कारित करने की सहमति, घोर उपहत्या कारित करने की सहमति, इन दोनों ही मामलों में जो है सहमति का बचाव उपलब्ध नहीं है और ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 87 में दिया गया है आईपीसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 87 और 88 उन मामलों में लागू नहीं हो सकती जिसमें सामाजिक हित जो है वह निहित होता है। तो ऐसा जो निर्णय है यहाँ पूछा गया कि किस केस में दिया गया था, तो यह निर्णय जो है यह दीपा बनाम पुलिस उपाधीक्षक का केस था। इसी केस में यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है, एक 30 वर्षीय रोगी जिसके स्वस्थ होने की संभावना बहुत कम है, वह डॉक्टर से निवेदन करता है कि सांस देने की जो मशीन है उसको हटा ली जाए और डॉक्टर जो है वह मशीन हटाने के परिणाम को जानता है कि अगर उसकी मशीन हटा दिया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह हत्या करने का आशय न रखते हुए मशीन को हटा देता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर का दायित्व क्या होगा? तो यहाँ पर जो डॉक्टर का दायित्व क्या होगा कि डॉक्टर जो है वह उसकी मृत्यु कारित करने के लिए दोषी है, क्योंकि वह जानता था कि उसके कार्य का जो संभावित परिणाम है वह मृत्यु हो सकती है और वहाँ जो अपराधी की सहमति उसको दोष मुक्त नहीं कर सकती। तो यही जो पहला विकल्प है यही सही होगी, क्योंकि धारा 87 को देखेंगे तो उसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि जो कार्य है वह मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने के आशय से न किया गया हो और उसका संभाव्य उसको ज्ञान न हो,
तो यहाँ पर उसको संभाव्य ज्ञान है कि अगर मशीन हटा दिया गया तो उसका जो परिणाम है वह मृत्यु होगा, लेकिन फिर भी वह मशीन हटाता है। अगर यह कार्य वह जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जान बचाने के लिए क्या करता, तो उसको धारा 88 के तहत बचाव मिलता। धारा 88 को देखते हैं। धारा 88 के क्या आवश्यक तत्व हैं, क्योंकि धारा 88 के अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु करने का कोई आशय नहीं है, तो यह प्रावधान धारा 88 में दिया गया है। तो इसके हम आवश्यक तत्वों को देखेंगे कि एक कार्य है क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लाभ के लिए किया जाता है, उस व्यक्ति की सहमति से किया जाता है जो कि अपनी जो अपहानि है या क्षति है उसको बर्दाश्त करता है। सहमति अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित हो सकती है। कार्य सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कार्य है मृत्यु कारित करने के आशय से न किया गया हो, भले ही उसे करते समय यह आशय रहा हो कि ऐसी अपहान कारित हो सकती है जिसे मृत्यु संभव हो। तो यही जो आवश्यक तत्व हैं धारा 88 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षक के द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य यह शब्दावली आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है? तो यह अपराध नहीं है धारा 89 के अंतर्गत, और इसमें यह बताया गया है कि संरक्षक के द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य क्या होगा? अपराध नहीं होगा धारा 89 के अंतर्गत। और इसमें जो शिशु है उसकी उम्र पूछ ली जाती है, तो उम्र उसकी जो है 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक नहीं है। तो इसमें से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो पहला है कि कार्य किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया हो, यह सही है, यह आवश्यक तत्व है। दूसरा है कि सहमति सदैव अभिव्यक्त होनी चाहिए, तो यह जो है सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, सदैव अभिव्यक्त होनी आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि आवश्यक शर्त कौन नहीं है, तो यह दूसरी ही आवश्यक शर्त नहीं है। तीसरा है कि ऐसा व्यक्ति या तो 12 वर्ष से कम आयु का हो या चित्त विकृत होना चाहिए, तो यह भी सही है। चौथा है कि कार्य अभिभावक के द्वारा अथवा उसकी सहमति से किया गया हो, तो यह तीनों कथन सही है, लेकिन यह दूसरा जो है यह सही नहीं है, अर्थात 89 का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है? तो इसके लिए हम धारा 90 को देखेंगे। धारा 90 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। तो अगर कोई जो सहमति है वह भय के अधीन या भ्रम के अधीन दी जाती है तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। यही प्रावधान धारा 90 में दिया गया है। अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण केस देखेंगे। तो इसमें है पुनाई फातिमा का केस, आर बनाम फ्लेटरी का केस, आर बनाम ओसे का केस, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नौशाद का केस, आर बनाम बेनिट है, आर बनाम फ्लेचर। यह सभी जो केस हैं वह किस धारा संबंधित हैं? तो धारा 90 से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए यह दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है और मृतक ने सर्प से अपने आप को कटवा लिया परंतु सपेरा उसको ठीक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो सपेरा है वह किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात उसका दायित्व क्या होगा? तो ऐसे मामले में जो सपेरा है वह हत्या के लिए दोषी होगा, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो कार्य है वह बहुत ही खतरनाक प्रकृति का है और फिर भी वह उस व्यक्ति को वो इस बात के लिए उत्प्रेरित करता है कि वह सांप से कटवाए और वह उसको ठीक कर देगा। तो यहाँ पर उसका जो कार्य है यह धारा 90 के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति उससे नहीं ली गई, क्योंकि उसकी जो सहमति है वह तथ्य के भ्रम के अधीन वहां पर प्राप्त की गई थी। इसलिए जो सपेरा है वह हत्या के लिए दोषी होगा और यह जो केस है यह पुनाई फातिमा का जो केस है इसी केस पर यह जो प्रश्न है वह आधारित है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सद्भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो सद्भाव शब्द का जो प्रयोग है यह धारा 90 के अंतर्गत नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सहमति के बारे में प्रावधान है कि कोई सहमति कब स्वतंत्र मानी जाती है और कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। बाकी यह है 92, 93 और 89 इन धाराओं के अंतर्गत सद्भाव शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक डॉक्टर गर्भवती महिला की सहमति से उसका गर्भपात करता है और उसके फलस्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है, तो इस संदर्भ में कौन सा जो कथन है वह सही है? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर जो है वह गर्भवती महिला की सहमति से गर्भपात कर रहा है, तो गर्भपात क्या है? वह धारा 312 के अंतर्गत वह एक स्वयं स्वतंत्र अपराध है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह जो कार्य है वह स्वयं एक अपराध है, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है उसको महिला की जो सहमति है उसका कोई बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि सहमति जो है वह गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध जो है बचाव नहीं है। यहाँ पर जो महिला को पीड़ा हो रही है उसके संदर्भ में वह बचाव तो हो सकता है, लेकिन जो गर्भपात है चूंकि वह ऑलरेडी एक धारा 312 के अंतर्गत अपराध है, इसलिए इस अपराध के संदर्भ में सहमति कोई बचाव नहीं है। और यह जो प्रश्न है वह धारा 91 पर आधारित है। और धारा 91 क्या कहता है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहान के बिना स्वतः भी अपराध हैं, लेकिन जो गर्भपात है वह स्वयं में एक अपराध है, इसलिए उसके संदर्भ में वहां पर जो महिला की सहमति है उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, एक आग लगे मकान में एक बच्चे के साथ फंसा हुआ था। कुछ व्यक्ति बच्चे को बचाने के लिए बाहर कंबल लिए खड़े थे। जानता था कि यदि बच्चे को नीचे गिरा दिया गया तो बच्चा मर जाएगा, फिर भी उसने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे नीचे गिरा दिया और जो बच्चा है वह मर गया। तो इस संदर्भ में का जो दायित्व है वह क्या होगा, या उसके दायित्व के संबंध में यहाँ पर कौन सा जो कथन है वह सही होगा? तो ऐसी स्थिति में अ, इस मामले में जो है क ने कोई अपराध नहीं किया है। क ने अपराध किस लिए क्यों नहीं किया है? क्योंकि ऐसा जो कार्य है वह धारा 92 के तहत उसको बचाव मिलेगा। धारा 92 में क्या बताया गया है कि सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वह जो है बच्चे को बचाने के लिए वह कार्य कर रहा है, और ऐसा बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे गिराता है क्योंकि वहां पर और कोई विकल्प नहीं है। यदि बच्चे को उस आग लगे मकान में छोड़ दिया जाता है तो बच्चा तो वैसे भी मर जाता है, लेकिन उसको बचाने के लिए वह उस बच्चे को नीचे जो कंबल ताने लोग खड़े थे उसमें गिराता है और वहां पर चोट लगने के कारण बच्चे की मृत्यु होती है। फिर भी जो क है जिसने ऐसा बचाने का प्रयास किया वह कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि वह धारा 92 के तहत उसको बचाव मिलेगा। अब धारा 92 के कुछ आवश्यक तत्व हैं कि एक कार्य जो है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाए, सद्भाव पूर्वक किया जाए और ऐसी परिस्थिति की जो है किया जाए जो कि जो परिस्थितियां वह क्या हों, युक्त संगत हों, और कार्य बिना उसकी सहमति के या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से किया जाता है। ऐसी परिस्थितियां हों कि उस व्यक्ति के लिए सहमति देना असंभव हो और वह जो व्यक्ति है सहमति देने में असमर्थ है, या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सहमति देने में उसका वहां पर कोई संरक्षक मौजूद नहीं है, और इस प्रकार से अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वह कार्य क्या होगा? अपराध नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप धारा 92 को और धारा 88 को, इन दोनों धाराओं को एक साथ देखेंगे तो इसके जो फैक्ट हैं वह लगभग समान हैं। बस धारा 88 के अंतर्गत क्या होता है कि सहमति से कार्य किया जा रहा है, और 92 के अंतर्गत क्या होता है? सहमति के बिना कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए, यहाँ पर यह नोट करने वाली बात है कि उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी जा रही है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह धारा 93 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना उस अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई थी, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी जाती है। जैसे अगर कोई एक डॉक्टर है और वह रोगी को यह बताता है कि अब वह उसकी जो जान है वह नहीं बचाई जा सकती, अर्थात उसको बचाना असंभव है, और इसके परिणाम स्वरूप उस रोगी को गंभीर जो है आघात आ जाता है, अर्थात उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वह उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन अगर वही डॉक्टर उसको झूठी सूचना देता कि अब तुम मर जाओगे, तुम्हारे जीने की कोई आशा नहीं है, और उसके बाद उस व्यक्ति को हार्ट अटैक की आ जाता और उसकी मृत्यु हो जाती, तब वह जो है दोषी होता। लेकिन उस व्यक्ति के फायदे के लिए अगर वह ऐसी सूचना देता है तो वह जो है दोषी नहीं होगा, धारा 93 का जो है उस डॉक्टर को बचाव मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है यही सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने
150 प्रश्नों को 3 वीडियो के माध्यम से कवर किया है और आप सभी जो प्रश्न हैं उनको ध्यानपूर्वक देखें, हल करें और अगर कोशिश आपकी ये रहे कि सामने अगर आप बीआरएट को रखते हैं तो आपकी ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है, वो डाउट हैं, पूरी तरह से क्लियर होते जाएँगे और कहीं भी अगर आपको संदेह लगता है तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। हम उसको कोशिश करेंगे कि आपका जो शंका है उसका समाधान करने में समर्थ हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो हैं हम आपको जैसे ही प्रोवाइड कराएं उसकी सूचना आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।